A bullet of mass 50 gram is fired with a speed of 200 meter per second from a gun of mass 2 kilogram. Find the recoil velocity of the gun. तो देखो बेटा, यहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का इस्तेमाल करके आपको गन की रिकॉइल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। देखिएगा बेटा, बहुत आसान। बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम ऑफ गन इज इक्वल्स टू लीनियर मोमेंटम ऑफ बुलेट। Mass of gun, recoil velocity of gun, mass of bullet, velocity of bullet. Recoil velocity of gun is equals to mass of bullet, velocity of bullet upon mass of gun. अच्छा, mass of bullet कितना बेटा? 50 ग्राम, 50 into 10 raised to power minus 3. Velocity of bullet is how much? 200. और mass of gun 2 kg. Okay. 2 ones are 2 hundreds are. अब 1 2 3 0 10 के पावर -3 से कैंसल हो जाएंगे, बचेगा क्या? 5 मीटर पर सेकेंड। आया समझ में? लिख लो बेटा। A hunter has a machine gun that can fire 50 gram bullets with a velocity of 150 meter per second. A 60 kilogram tiger springs at him with a velocity of 10 meter per second. How many bullets must hunter fire per second into the tiger to stop him in his track? एक सेकंड में कितने बुलेट्स फायर होना चाहिए ताकि टाइगर उसी जगह पे स्टॉप हो जाए? देखो, बहुत आसान है ये, आपको याद होगा, हम लोग ने इसके थ्योरेटिकली पढ़ा था। हमने कहा था इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज मोमेंटम ऑफ बुलेट्स एंड मोमेंटम ऑफ टाइगर। बाद में फाइनल मोमेंटम क्या हो गया था? 0। फिर मोमेंटम ऑफ बुलेट को अपन ने इक्वेट किया था मोमेंटम ऑफ टाइगर से। ओके, तो एज यू कैन सी, तो मैं यहां लिख सकता हूं मोमेंटम ऑफ बुलेट इज इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ टाइगर। मोमेंटम ऑफ बुलेट, नंबर ऑफ बुलेट्स, मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट। मास ऑफ टाइगर, वेलोसिटी ऑफ टाइगर। ओके, तो उसने बोला है कितने नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकंड फायर होने चाहिए। तो मैं कहूंगा ठीक है भाई, नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकंड निकालने के लिए मास ऑफ बुलेट स्मॉल m स्मॉल b इससे मल्टीप्लाई करूंगा। तो कैपिटल M कितना बेटा? मास ऑफ टाइगर क्या है? 60 क्या है? काफी कुपोषित टाइगर है ये, है ना? ठीक है ना? अपन ने क्या देखे थे, कहां से कहां तक गए थे? 150 से लेकर 250 तक के उसका किलो वजन मास होता है। 60 किलो का टाइगर, एक तो बच्चा होगा ये बहुत ही कुपोषित होगा। और टाइगर की स्पीड कितनी बेटा? 10। मास ऑफ बुलेट 50 ग्राम, 50 into 10 raised to power -3, and what is the velocity of bullet? 150 meter per second. Okay, 0 0 0 0। तो नंबर ऑफ बुलेट्स इज इक्वल टू -3 जाएगा ऊपर, +3 यानी कि 6000। 5 मल्टीप्लाई बाय 15, 15 60 डिवाइडेड बाय 15 कितना हो जाता? 4। तो 400 अपॉन 5 यानी कि 80 बुलेट्स फायर करना। अरे बाप रे बाप, मतलब इस कुपोषित टाइगर को मारने के लिए भी कम से कम कितने चाहिए? 80 बुलेट्स चाहिए, है ना? अब भाई अच्छा, तभी ठीक है, तुम कुपोषित है तो अच्छा ही है। अगर भाई ओरिजिनल टाइगर को अगर ऐसा गिराना रहा तो तुम सोचो कितने बुलेट्स लग जाएंगे इसको, है ना? ट्रिपल। तो एक बॉम्ब है जिसका मास 4m है, एक्सप्लोड करता है 2 पीसेस में।
एक पीस और दूसरे पीस का जब मासेस का रेशियो लिया गया तो वो 1:3 आया। ठीक है भाई, मान लिया। मतलब एक बॉम्ब होगा 4m का मास का, दो पीसेस में एक्सप्लोड हुआ, एक की वैल्यू m तो दूसरे की वैल्यू थ्राइस m। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉलर फ्रैगमेंट इज k, यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्मॉलर फ्रैगमेंट हाफ ऑफ m1 v1 का स्क्वायर, जिसको आप लिख सकते हैं हाफ ऑफ m v1 स्क्वायर, इसको कहा गया है इक्वल टू k। ओके, इसे क्वेश्चन नंबर 1। इसने पूछा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लॉन्गर फ्रैगमेंट कितना होगा, मतलब सॉरी लार्जर फ्रैगमेंट, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी आपको पता लगाना है। मगर खास बात, ये काइनेटिक एनर्जी जब इसकी आप निकालोगे उसके फॉर्मूले में k आना चाहिए। मगर k काइनेटिक एनर्जी किसका है, छोटे वाले का है। बोले कैसे, देखो सिंपल सी बात है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ लार्जर फ्रैगमेंट अगर आप देखेंगे हाफ ऑफ m2 v2 का स्क्वायर। देखो आप देख सकते हैं कि भाई इसका जो रेशियो आया है 1:3 आया है, मतलब अगर मैंने इसको m लिखा तो इसको थ्राइस m लिख सकता हूं। आप कुछ भी लिखो, तो a3a b4 b3b ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि मालूम है इसका रेशियो लेंगे तो mm तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1:3। तो भाई अब आगे जाके फिर ये क्या लिखा जाएगा, हाफ ऑफ m2 की जगह थ्राइस m v2 का स्क्वायर। तो अब ऐसा है कि मुझे करना क्या है बेटा, v2 की वैल्यू निकालना है, v2 की वैल्यू निकालना है, और v2 की वैल्यू ऐसी निकालना है जिसमें क्या आता हो बेटा, v1 आता हो। अब वो कैसे पॉसिबल होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इनिशियल पोटेंशियल इनिशियल लीनियर मोमेंटम क्या है, इक्वल्स टू फाइनल लीनियर मोमेंटम। इनिशियल लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉम्ब इज 0, बाद में दो पीसेस में फटा, तो m1 वेक्टर v1 प्लस m2 वेक्टर v2। तो मैं यहां लिख सकता हूं m2 वेक्टर v2 इक्वल्स टू माइनस m1 वेक्टर v1। अच्छा, m2 कितना है बेटा, थ्राइस m, v2 मुझे निकालना है। पहले एक काम करते हैं, इसको मैग्नीट्यूड में कर डालते हैं, इन मैग्नीट्यूड थ्राइस m इंटू v2 m इंटू v1। तो देखो बेटा क्या हुआ, m और m हो गया कैंसर, तो v2 इक्वल्स टू v1 अपॉन 3, इक्वेशन नंबर 3। तो मेरे को v2 मिल गया इन टर्म्स ऑफ v1 with the help of law of conservation of momentum. Therefore, from 2 and 3, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 का मैं सहारा लूंगा, दोनों को इक्वेट, दोनों को देखूंगा मैं। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेकंड इज इक्वल टू हाफ ऑफ थ्राइस m v2 का स्क्वायर मतलब v1 का स्क्वायर अपॉन 9। 3 1 जा 3 3 जा, ये 3 हट जाएगा आगे, 1/3, ये 1/2, ये m v1 का स्क्वायर। अब हाफ ऑफ m v1 का स्क्वायर, ये तो ऑलरेडी क्या था k, तो मैं यहां लिख सकता हूं देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेकेंड पार्टिकल इज 1/3 मल्टीप्लाई बाय k, यानी कि k/3। दैट इज द सेकेंड ऑप्शन। आया समझ में, चलो लिख लो। अब एक क्वेश्चन दिया है, अ बॉम्ब ऑफ मास 5m initially at rest explodes and breaks into 3 pieces of masses in the ratio 1:1:3. The 2 pieces of equal mass fly off perpendicular to each other with speed of v0. What is the velocity of heavier piece? देखो भाई, आपका बॉम्ब जो था उसका टोटल मास था 5 स्मॉल m, 3 टुकड़ों में फटा, m1 m2 m3। तो अगर मैंने m1 को m बोला तो मैं m2 को भी m बोल सकता हूं,
और m3 को मैं थ्राइस m बोल सकता हूं। देखो ऐड करो तो 5m हो जाएगा, रेशियो लेंगे तो 1:1:3 हो जाएगा। दो पीसेस जिनका मास इक्वल था, यानी कौन, m1 और m2, ये जब फटे तो परपेंडिकुलर गए, यानी एक अगर गया x एक्सिस पे तो दूसरा गया y एक्सिस पे, ऐसा इमेजिन कर सकते हैं हम लोग। तो मैं ये कह सकता हूं, और उनकी वेलोसिटी भी दी हुई है v0, तो मैं कह सकता हूं कि वेक्टर v1 कुड बी v0 i कैप एंड वेक्टर v2 कुड बी v0 j कैप। इससे पूछा है जो तीसरा पार्टिकल है वो कहां गया होगा, जरा ये बताओ, तीसरा पार्टिकल कहां गया होगा ये बताओ। बहुत आसान है, देखो, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगेन, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या है भाई, 0 बोलो। अब क्या करो, फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम निकालना है, तो कितने टुकड़े बेटा उसके, 3, तीनों टुकड़ों का मास और उनकी वेलोसिटी डायरेक्शन के साथ, क्योंकि देखो डायरेक्शन अलग अलग है इस बार। तो मैंने क्या बोला था, अगर कोलिजन के बाद, ब्लास्ट के बाद अगर डायरेक्शन अलग अलग हुए तो क्या करेंगे, वेक्टर फॉर्म में करेंगे। तो भाई ठीक है, तो मैं बोलूंगा भाई पहले का मास कितना है m, दूसरे की वेलोसिटी कितनी है v0, तो m v0 i कैप m1 v1, दूसरे का क्या आएगा बेटा m2 v2 m v0 j कैप, तीसरे का मास कितना बेटा थ्राइस m, और ये हो जाएगा वेक्टर v3, थ्राइस m वेक्टर v3। अब क्या करना है, इसको इधर लेके आने का, थ्राइस m वेक्टर v3 m v0 i कैप प्लस m v0 j कैप, m कॉमन निकाल के क्या करो, कैंसिल कर दो, बचेगा क्या फिर, वेक्टर v3 v0 i कैप प्लस v0 j कैप, 3 से डिवाइड करो, माइनस, हाँ माइनस, है ना, तो माइनस v0 अपॉन 3 माइनस v0 अपॉन 3 i कैप माइनस v0 अपॉन 3 j कैप। ये मेरे पास वेक्टर v3 की वैल्यू आ गई। आया समझ में आपको बेटा? अगर डायग्रामेटिकली अगर आपको देखना है तो ये सीन ऐसा होगा, ये वो बॉम्ब था इस तरह से, मास m इधर गया, m1 इधर गया, m2 इधर गया और m3 कुछ इस तरह से आया होगा। अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से देखा जाए, देखो इसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट कैसा है बेटा, सेम है, मतलब ये बीचों बीच से ऐसा आया होगा, मतलब ये एंगल कितना होगा बेटा 45 डिग्री। अक्सर इसमें डायरेक्शन भी पूछता है कि जो तीसरा पार्टिकल फटा उसका डायरेक्शन यानी एंगल बताओ विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट पार्टिकल। तो देखो कितना आ रहा है बेटा यहां से 90 प्लस 45 डिग्री, 90 में 45 डिग्री ऐड करो कितना होगा 135 डिग्री, है ना, सो 135 डिग्री, ठीक है, तो लिख लो। A ball moving with a velocity of 9 meter per second collides with another stationary ball. After collision, both the balls move in a direction making angle 30 degree with the initial direction. तो आप देखो सीन ऐसा है, एक बॉल है जिसका मास m है, 9 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से वो जा रहा है और दूसरे स्टेशनरी बॉल से वो टकराता है। टकराने के बाद दोनों के दोनों भागते हैं अलग अलग दिशा में, है ना, एक इधर भागेगा और एक इधर भागेगा, सच दैट दोनों ने हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाया है। और अगर मैं ये स्पीड देखूं बॉल के टकराने के बाद, तो ये v और ये v सपोज करके ये मैं स्पीड ले सकता हूं। तो वही बोला है कि टकराने के बाद दोनों की स्पीड क्या होगी। देखो टकराने के बाद दोनों की स्पीड सेम होगी, ये हम किस बेसिस पे कह सकते हैं, ऑप्शन के बेसिस पे, है ना। आपने नोटिस किया वो उसने दोनों की स्पीड पूछा मगर हर ऑप्शन में एक ही वैल्यू दिया हुआ है,
दोनों की स्पीड पूछा और वैल्यू एक ही है। मतलब ये जो 2.6 में, अगर मान लो आंसर 2.6 मीटर पर सेकंड आया तो ये दोनों का आंसर है, ये बॉल का भी और ये बॉल का भी। तो इस पर से मैं अंदाजा लगाया कि भाई दोनों की स्पीड कैसी होगी बेटा, सेम। अब प्रॉब्लम देख, जिससे कि आप देख सकते हैं क्या है यहाँ पर खास, डायरेक्शंस अलग अलग। तो कैसे सॉल्व करेंगे, वेक्टर फॉर्म में। कैसे निकालेंगे वेक्टर फॉर्म में, ये वेलोसिटी एक्स एक्सिस पे है क्या, नहीं, तो क्या करना चाहिए, कंपोनेंट्स। वेरी गुड, कंपोनेंट्स लो। तो मैं यहां पर से इसकी कंपोनेंट्स लूंगा। तो ये 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा v cos 30, ये हो जाता v sin 30। बिल्कुल, अगर ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री, तो ये हो जा रहा है बेटा v cos 30 डिग्री और ये हो जा रहा है v sin 30 डिग्री। ओके, शुरू करते हैं। बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या रहेगा, बोले इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, ये टकराने से पहले कौन से एक्सिस पे ट्रैवल कर रहा था, एक्स एक्सिस पे। मैं बोलूंगा इसका मास कितना है m, इसकी वेलोसिटी कितनी है बेटा 9 i कैप, प्लस ये तो रेस्ट पे है, तो इसका मास भले ही m है मगर इनिशियल वेलोसिटी क्या बेटा 0, तो ये क्या हो जाएगा 9m i कैप। अब आई बारी फाइनल मोमेंटम, इसका मास कितना है बेटा m, एक्स एक्सिस पे इसकी वेलोसिटी कितनी है v cos 30 और y एक्सिस पे v sin 30, तो मैं यहां लिख सकता हूं v cos 30 i कैप प्लस v sin 30 j कैप, है ना। वो उसको वैल्यू बाद में डालेंगे अपन। ओके, मगर ये यहां पर एक ही बॉल का हुआ है, ये सिर्फ एक ही बॉल का हुआ, टकराने के बाद दोनों का चाहिए मुझे, प्लस अब यहां पर देखो m इंटू v cos 30 i कैप, इसका क्या लिखूंगा मैं, बोलो, माइनस, वेरी गुड, v sin 30 j कैप, ठीक है ना। अब ब्रैकेट ओपन करो, m को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, mv cos 30 i कैप प्लस mv sin 30 j कैप प्लस mv cos 30 i कैप माइनस mv sin 30 j कैप। अब क्या लगता है आपको, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल, वैल्यू सेम है, डायरेक्शन सेम है, एक प्लस में है दूसरा माइनस में, और ये दोनों सेम है एग्जैक्ट, तो मैं इसको लिख सकता हूं ट्वाइस mv cos 30 i कैप। ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, अभी ये सिर्फ इनिशियल मोमेंटम था, अब लगाना पड़ेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, यानी कि 9m i कैप इज इक्वल टू ट्वाइस mv cos 30 i कैप। देखो m और m हो गया कैंसल, i कैप और i कैप हो गया कैंसल, 9 2 v cos 30 कितना होता है बेटा रूट 3/2, ये 2 और 2 हो गया कैंसल, तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर v इक्वल्स टू 9 अपॉन रूट 3। अब 9 को क्या लिख सकते बेटा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन रूट 3, और 3 अपॉन रूट 3 क्या होता है बेटा रूट 3, भाई मैं कहूंगा v की वैल्यू हो जाएगी 3√3 मीटर पर सेकेंड। अब ऑप्शन में तो नहीं है, अरे कोई बात नहीं, रूट 3 की वैल्यू तो डालो, हाँ 1.732 मल्टीप्लाई करो, देखो क्या था, लास्ट ऑप्शन 31.7 52 होता क्या, लॉजिकली समझ में आता, लॉजिकली आंसर आएगा अप्रोक्सीमेशन में 5.2 मीटर पर सेकेंड। अरे भैया 3 1 3 होता है, ये 1 से थोड़ा बड़ा है, 3 से थोड़ा बड़ा आएगा,
और 3 से थोड़ा बड़ा बोले तो कौन? 5.2। आया समझ में? 5.2 मीटर पर सेकेंड लिख लो। सोचो क्या हो सकता है। एक शेल को फायर किया गया कैनन से वेलोसिटी v से एट एन एंगल थीटा इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। मतलब आप उसको ऐसा समझ सकते हैं, थोड़ा सा अगर मैं डायग्रामेटिकली इमेजिन करूं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और फिर उसके बाद ये इसका पैराबोलिक पाथ। अब सीन ऐसा है, इमेजिन ये करो कि तुम्हारा शेल तो फायर ऐसा किया गया था विद वेलोसिटी से v बोला है ना उसने, एट सर्टेन एंगल थीटा। जब शेल यहां पहुंचा, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा, वो 2 पार्ट्स में फटा, है ना। तो इसने बोला एक पार्ट रिट्रेस कर गया, मतलब जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वापस गया। यहां से ऐसा आया था ना, ये उसी रास्ते से वापस गया। ये तभी पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब फटने से पहले की जो इसकी वेलोसिटी थी, क्या थी इसकी फटने से पहले वेलोसिटी? बोलो, v cos थीटा। याद है कि नहीं? यहाँ प्रोजेक्टाइल मोशन का कॉन्सेप्ट, हॉरिजॉन्टल मोशन इज अ यूनिफॉर्म मोशन, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कैसे आती है? कांस्टेंट। तो ये v cos थीटा, तो फटने से पहले हमारे पास जो बॉल था या बॉम्ब था उसकी वेलोसिटी थी v cos थीटा। तो बाद में क्या हुआ, जब वो फटा, 2 इक्वल पार्ट से फटा क्यों? हाँ, 2 पीसेस ऑफ इक्वल मासेस। मतलब अगर मैं हर एक टुकड़े का मास m और m पकड़ूं तो दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा? ट्वाइस m। मतलब इसका ट्वाइस m पकड़ सकता हूं मैं, है ना। अच्छा, फटने से पहले तुम एक एक चीज को देख लो। इसका मास कितना था? वेलोसिटी क्या थी? डायरेक्शन कौन सा था? बोलो बोलो। पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो मैं कह सकता हूं कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ट्वाइस m v cos थीटा आई कैप। इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ट्वाइस m v cos थीटा आई कैप। इक्वेशन नंबर 1। ये है फटने से पहले वाला मोमेंटम। फटने के बाद, अब फटने के बाद फाइनल मोमेंटम क्या होगा? सीन ऐसा है कि फटने के बाद एक टुकड़ा जिसका मास m था वो वापस इसी रास्ते से गया। ये तभी पॉसिबल है जब वो टुकड़ा इस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में v cos थीटा की स्पीड से जाएगा, तभी पॉसिबल है। मतलब देखो, ये ट्वाइस m, ये गया 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 गया, ये जब यहां जा रहा था, मतलब यहां से यहां पहुंचने को, इस रास्ते से पहुंचने को, इस रास्ते से पहुंचने को उसको कितनी वेलोसिटी लगी? v cos थीटा। अब फटा धड़, तो अगर ये v cos थीटा स्पीड से ऐसा जाएगा तो ही जाके वो नीचे वहां पर उसी जगह पे गिर सकता है, यानी उसी रास्ते को फॉलो कर सकता है। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर मास अलग है ना, मास आधा है ना, तो उससे कुछ तो कुछ अलग आएगा। नहीं, अगर आपने पढ़ा होगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, ये दोनों चैप्टर्स आपने पढ़े, उसमें कभी भी मैंने मास लिया क्या? एक भी प्रॉब्लम ऐसा नहीं था जिसमें मैंने मास लेके सॉल्व किया, सब विदाउट मास के सॉल्व किए गए। मतलब ये जो रूल्स है यहाँ के मास पे डिपेंड नहीं करते, है ना। तो बस डिपेंड करता है वेलोसिटी पे। तो भैया अगर आप उसी रास्ते से फॉलो अप करके वापस जाना चाहते हो तो आपको उल्टी डायरेक्शन में v cos थीटा से जाना पड़ेगा, चाहे मास कितना भी हो। तो मैं अगर चाहता हूं कि मेरा ये टुकड़ा वापस उसी जगह जाए इसी रास्ते से, तो इस टुकड़े को क्या करना पड़ेगा? v cos थीटा की वेलोसिटी से पीछे जाना पड़ेगा। मतलब एक टुकड़े का मोमेंटम क्या रहेगा? माइनस mv cos थीटा आई कैप। एक टुकड़े का मोमेंटम क्या रहेगा? माइनस mv cos थीटा। मास उसका m है, वेलोसिटी क्या है? v cos थीटा, मगर उल्टी डायरेक्शन, माइनस नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो एक्स आई कैप। अच्छा, दूसरे का क्या? दूसरा टुकड़ा किधर जाएगा वो तो मुझे मालूम ही नहीं है। तो मैं क्या करूंगा? प्लस m वेक्टर v सेकंड पार्टिकल को v2 बढ़ाता हूं, है ना, m वेक्टर v2। क्योंकि डायरेक्शन की जानकारी नहीं है इसीलिए इसको सिर्फ बार लगा के छोड़ दे रहा हूं। अब आगे क्या करेंगे भाई? आप लगाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम।
लगाओ, करो इक्वेट, ट्वाइस एम वी कॉस थीटा आई कैप माइनस एम वी कॉस थीटा आई कैप प्लस एम वेक्टर v2। अब क्या बेटा, इसको इधर ला लो, तो भाई देखो क्या हो गया, 2mv cos थीटा आई कैप माइनस mv cos थीटा आई कैप उधर आके प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा, थ्राइस mv cos थीटा आई कैप दैट इक्वल्स टू m वेक्टर v2। m और m हुआ कैंसल, तो मैं यहां लिख सकता हूं, इधर आ जाता हूं, जगह इधर है, देखो वेक्टर v2 इज इक्वल्स टू 3v cos थीटा आई कैप। देखो डायरेक्शन के साथ पता चल गया, वेलोसिटी बोला कि स्पीड बोला, स्पीड बोला, तो मतलब हमको मैग्नीट्यूड में लगेगा, v2 इक्वल्स टू थ्राइस v cos थीटा, दैट्स योर आंसर। दैट चलिए देखिए